हेलो एवरीवन, वेलकम टू मान्या एजुकेशन। हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 10th की साइंस के चैप्टर 3 दैट इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल। अभी तक हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर चुके हैं। अब हम इस चैप्टर के 3rd पार्ट पर पहुंच रहे हैं। अभी देखिए, हमने पढ़ा कि मेटल्स कैसे अलग अलग कंपाउंड्स के साथ, अलग अलग ग्रुप्स के साथ रिएक्ट करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों, क्या वजह है कि मेटल्स जो हैं रिएक्टिव हैं, या फिर जो मेटल्स हैं वो नॉन मेटल्स के साथ कैसा रिएक्शन शो करते हैं। तो अब आज की वीडियो में हम लोग इन टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि आप लोगों ने 9th क्लास में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है? इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ, या फिर कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम और मॉलिक्यूल। इट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम और मॉलिक्यूल। ठीक है जी। किसी भी एटम या मॉलिक्यूल्स में जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं वो पता चलता है हमें उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। अभी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों स्टडी कर रहे हैं? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट करैक्टर है केमिस्ट्री का। इसके साथ ही हम लोगों ने एक चीज़ और पढ़ी थी कि जो नोबल गैसेस होती हैं, ठीक है जी, नोबल गैसेस, जो नोबल गैसेस होती हैं उनकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एकदम कंप्लीट होती है। इस चीज़ का क्या मतलब है कि जो नोबल गैसेस हैं उनका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होता है, वो फुल्ली फिल्ड होता है। इस चीज़ का मतलब क्या है कि ये नोबल गैसेस हैं उनका जो सबसे आउटर ऑर्बिटल है वो फुल्ली फिल्ड है। इसी वजह से जो नोबल गैसेस हैं वो ज़्यादा रिएक्शन शो नहीं करती। जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे रिएक्शन क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने अपना आउटर ऑर्बिटल जो है वो स्टेबल करना होता है। ठीक है जी। जितने भी एलिमेंट हैं रिएक्शन शो करते हैं ताकि वो अपना आउटर मोस्ट ऑर्बिटल को फुल्ली फिल कर सकें, या हाफ फिल्ड कर सकें, या एम्प्टी कर सकें। यही 3 तरीके हैं जिससे जो कोई भी एलिमेंट है वो स्टेबल होता है। ठीक है, टू अटेन स्टेबिलिटी। इसीलिए ऐसा भी बोला जाता है कि किसी भी एलिमेंट की जो रिएक्टिविटी है, ठीक है जी, किसी भी एलिमेंट की जो रिएक्टिविटी है एक्चुअली वो उसकी टेंडेंसी है स्टेबल होने की। ठीक है जी। किसी भी एलिमेंट की जो रिएक्टिविटी है वो उसकी टेंडेंसी है कि वो कैसे अपने जो ऑर्बिटल्स है या बैलेंस शेल है उसको कम्प्लीटली फिल कर सकता है। ठीक है जी। रिएक्टिविटी इज टेंडेंसी टू अटेन फुल्ली फिल्ड वैलेंस शेल। अब वैलेंस शेल क्या होता है? कोई भी जो आउटर मोस्ट शेल है, ठीक है जी, किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल को बोला जाता है वैलेंस शेल। चलिए अब हम लोग एक एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं कि कैसे जो एलिमेंट्स हैं आपस में रिएक्ट करके अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग एक बात जान लीजिए कि किन किन कंडीशंस में एक जो एलिमेंट है वो स्टेबल होता है। ठीक है जी, स्टेबिलिटी ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है जी। कोई भी एलिमेंट तब स्टेबल होता है जब उसका आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल भी बोल सकते हैं या फिर वैलेंस शेल भी बोल सकते हैं, जब उसका आउटर मोस्ट शेल या तो एम्प्टी हो
या फिर हाफ फिल्ड हो या फिर फुल्ली फिल्ड हो। ठीक है जी, हाफ फिल्ड हो, एम्प्टी हो या फुल्ली फिल्ड हो। इन तीनों कंडीशंस में कोई भी एलिमेंट जो है या कोई भी कंपाउंड जो है स्टेबल हो जाएगा जब उसका आउटर मोस्ट शेल या तो बिल्कुल एम्प्टी होगा या हाफ फिल्ड होगा या फुल्ली फिल्ड होगा। ठीक है जी। एक बार आप लोगों के लिए हम लोग अभी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की एक एग्जांपल देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है और शेल्स जो हैं वो कैसे असाइन किए गए होते हैं। आप लोगों को याद होगा कोई भी जो एटम है उसके सेंटर में एक बहुत ही हाईली पॉजिटिवली चार्ज्ड डेंस प्लेस होती है जिसको बोला जाता है न्यूक्लियस। अब ये जो न्यूक्लियस है इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट है प्रोटॉन्स जो कि पॉजिटिवली चार्ज हैं और न्यूट्रॉन्स जो कि न्यूट्रल है। अब इस न्यूक्लियस के आसपास सारे के सारे जो ऑर्बिटल्स हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है। अब देखिए जो सबसे इसके नज़दीक वाला शेल है, ठीक है, हमारे न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक वाला जो शेल है उसको फर्स्ट शेल भी बोला जाता है। ठीक है जी, ये हो गया हमारा फर्स्ट शेल, या फिर हम इसको के शेल बोल देते हैं। ठीक है जी, फर्स्ट शेल या फिर के शेल। अब आपको याद रखना होगा कि जो हमारा फर्स्ट शेल है, ठीक है जी, जो फर्स्ट शेल है या के शेल है उसमें हमेशा रहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, फर्स्ट शेल में रहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। अभी सोचिए ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं, या फिर ऐसा भी कोई कंपाउंड होगा जिसमें ये एक ही होगा, तो वो है हम लोगों के हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन जो है उसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो उसका जो आउटर मोस्ट शेल है या 1 शेल है उसमें हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है। हीलियम जो है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, इसीलिए उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं सेकेंड शेल पे। ठीक है जी, इस शेल के बाहर वाला जो शेल होगा, ठीक है, इस शेल के जो बाहर वाला शेल है उसको बोला जाएगा सेकेंड शेल, या फिर सॉरी गलती होगी, पिछला वाला शेल था के और ये है एल। ठीक है जी, या इस शेल को बोला जाएगा एल। अब यहाँ से हमारी कहानी असली शुरू होती है। जो हमारा के शेल था उसमें तो एक ही ऑर्बिट था। ठीक है, एक ऑर्बिट था जिसमें जो है हमारे 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे थे। लेकिन जो हमारा एल शेल है, एल शेल जो है या फिर हमारा सेकंड शेल जो है, इससे स्टार्ट हो जाते हैं सब ऑर्बिटल्स। ठीक है, हमारा जो एल शेल है या सेकंड शेल है इसमें से सब ऑर्बिटल स्टार्ट हो जाते हैं। वो कैसे कि देखिए, जो हमारा एल शेल है इसमें होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। एल शेल जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्यूपाई कर सकता है। और वो कैसे, क्योंकि इसमें जो है आगे 2 सब ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, 2 सब ऑर्बिटल हैं, एक 2s और एक है 2p, एक है 2s और एक है 2p। तो बता दें कि जो s ऑर्बिटल होता है, ठीक है जी, s ऑर्बिटल में हमेशा होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, s ऑर्बिटल में हमेशा होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। और जो p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल ऑक्यूपाई कर सकता है 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, p ऑर्बिटल ऑक्यूपाई कर सकता है। इस तरह हमारा जो सेकंड ऑर्बिटल है उसमें s और p सब ऑर्बिटल्स मिलके हमारा l ऑर्बिटल बनाते हैं। इसी तरह जैसे जैसे हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो प्रोसीड करते रहते हैं, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता रहता है, उसी तरह ये जो शेल्स हैं इनकी भी गिनती बढ़ती रहती है। इनकी गिनती बढ़ने के साथ इनके सब ऑर्बिटल्स की गिनती भी बढ़ती रहती है। हमारे पास जो ऐसे शेल हैं वो sp d, ठीक है, sp d f तक चले जाते हैं, sp d और f तक चले जाते हैं। अब ये जो d है, d ऑर्बिटल में आते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स
और जो f ऑर्बिटल है इसमें आ जाते हैं हमारे 14 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब इसमें हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, वो चीज़ें आप हायर क्लासेस में स्टडी कर लेंगे। अभी के लिए आप लोग इतना ही याद रखें, ठीक है जी, कि किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसको बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और जो आउटर मोस्ट शेल है उसको बोला जाता है वैलेंस शेल। और इस ऑर्बिटल को अब जब ये जो ऑर्बिटल है सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, ठीक है, ये जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है, जब ये एम्प्टी होगा, हाफ फिल्ड होगा या फुल्ली फिल्ड होगा, तभी हमारा जो क्या कहते हैं एलिमेंट है या कंपाउंड है वो स्टेबल होगा। तो चलिए अब हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे जो एलिमेंट्स हैं इलेक्ट्रॉन्स को एक्सचेंज करके, शेयर करके क्या अपने आप को स्टेबल करते हैं। इसकी एग्जांपल जो है हम लोग ले लेते हैं अपने घर से ही, अपने किचन से। सबसे कॉमन एग्जांपल हम लोगों का नमक, जिसका फॉर्मूला है, याद है आप लोगों को, NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है जी। अब जो हमारा टॉपिक था चैप्टर का कि जो मेटल्स हैं, नॉन मेटल हैं, वो आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं। मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में रिएक्ट करके बनाते हैं आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है जी। मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में रिएक्ट करके बनाते हैं आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो खुद तो स्टेबल होते हैं, ठीक है जी। आयनिक कंपाउंड खुद तो स्टेबल होते हैं, लेकिन उनमें एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, ठीक है जी। और खुद ये अपने आप में होते हैं स्टेबल। अब इसमें क्या होता है कि एक जो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, ठीक है, या फिर जैसे हमारा सोडियम है, इसकी एग्जांपल लेते हैं। सोडियम जो है, सोडियम का एटॉमिक नंबर है, ठीक है जी, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बना लेते हैं हम लोग। सबसे फर्स्ट ऑर्बिटल कौन था हमारा? 1, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हुई 1s। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे हमारे? 2, 1s2। उसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट ऑर्बिटल कौन सा था? 2l या फिर 2। तो 2 में कौन कौन से हमारे ऑर्बिटल थे? 2s और 2p। अभी क्या है, सोडियम के पास 11 थे, 11 में से 2 तो इसने इधर दे दिए, ठीक है, तो इसके पास बच गए 9, ठीक है, इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन बच गए। अब उस 9 में से हमने इन इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है आपके l शेल में या सेकंड शेल में। अब सेकंड शेल में भी एक s ऑर्बिटल है और एक p सब ऑर्बिटल है। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? फिर से 2। सोडियम ने 11 में से 4 दे दिए, तो इसके पास बच गए हैं अभी 7, ठीक है जी। 2s और 2 इसके साथ कौन सा था? 2p। तो 2p में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? फिर से 6। आपको बताया था ना कि जो p ऑर्बिटल है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स को कंटेन कर सकता है। तो ये आ गया हमारे पास इसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2, 2s2, 2p, 6। अभी कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो गए। 1 इसके पास अभी भी बचा है, ठीक है, तो उसके लिए ये अब आ जाएगा थर्ड ऑर्बिटल पे। थर्ड ऑर्बिटल, अब आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है हमेशा हर एलिमेंट में, सबसे पहले s सब ऑर्बिटल, फिर p सब ऑर्बिटल, फिर d सब ऑर्बिटल, फिर f सब ऑर्बिटल। तो थर्ड में भी फर्स्ट शेल हमारा क्या होगा? थर्ड में हमारा फर्स्ट शेल होगा s, 3s, और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 1। अभी आप लोग सोचोगे कि मैम ने तो बोला था कि अगर कोई एटम जो है उसका आउटर शेल हाफ फिल्ड हो तो वो स्टेबल हो जाएगा। s जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें एक आ गया तो ये हाफ फिल्ड हो गया, स्टेबल हो गया। ऐसा नहीं है, देखिए स्टेबिलिटी डिपेंड करती है ऑर्बिटल पे। s जो है सब ऑर्बिट है, ठीक है, s जो है सब ऑर्बिटल है, स्टेबिलिटी डिपेंड करती है आउटर ऑर्बिटल पे। तो हमारा आउटर ऑर्बिट हो गया पूरा का पूरा 3, जो थर्ड शेल है हमारा, मान लीजिए ये है, तो ये जो पूरा का पूरा मिला के हमारा हो गया ना थर्ड ऑर्बिटल m शेल। ये पूरा का पूरा जब ये कंप्लीट हो या जब ये फुल्ली फिल्ड होगा, हाफ फिल्ड होगा या एम्प्टी होगा, तब हमारा एलिमेंट स्टेबल होगा।
और अभी ये जो हमारा थर्ड ऑर्बिटल है या फिर हमारा m ऑर्बिटल है, इसमें देखिए कौन कौन से सब ऑर्बिटल आ जाते हैं थर्ड में। अभी देखिए थर्ड ऑर्बिटल जो है उसमें हमारा 3s भी आ जाता है, 3p भी आ जाता है और 3d भी आ जाता है। तो उस अकॉर्डिंग तो बहुत ज़्यादा शेल्स जो हैं एम्प्टी रह गए। अब इसमें ये एक एक्स्ट्रा बचा है, तो क्या है, अगर इसने खुद को हाफ फिल्ड करना हुआ, ठीक है जी, हाफ फिल्ड स्टेट भी लानी हुई, तो इसको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो उसके इसको आसान ये रहेगा कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है ये इसी को दे दे और शांति से बैठ जाए, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन देगा किसको, ये एक इलेक्ट्रॉन देगा क्लोरीन को। क्लोरीन जो है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। तो चलिए अब हम लोग क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारा सेम वही 1s2, बच गए 15 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद 2s2, ठीक है जी, 2s2। अब 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए इसने, 4 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो गए और इसके पास बच गए 13 इलेक्ट्रॉन। तो ये आ गया हमारा 2p6, ठीक है जी। 6 जो था ये भी फुल्ली फिल्ड हो गया। इसने क्या किया, 10 इलेक्ट्रॉन दे दिए, अब इसके पास बच गए 7, ठीक है। तो अब हमारा स्टार्ट हो गया थर्ड शेल। अब ये जो थर्ड शेल है, थर्ड शेल में फर्स्ट आ गया पहले सब ऑर्बिटल s। तो s कितने ऑक्यूपाई करेगा इलेक्ट्रॉन्स, 2। तो इसके पास आ गया 3s2 जो है ये अब तक 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12, 12 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं इसने। अब इसके बाद बच गए सिर्फ 5। तो आगे आ गया हमारा 3p6। 3p में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, ये 6 इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाई कर सकते हैं, लेकिन इस बेचारे के पास बचे अभी सिर्फ 5। तो यहाँ पे आ गया हमारा 3p5। अभी देख रहे हैं कि इसको स्टेबल होने के लिए, इस शेल को कंप्लीट करने के लिए इसको सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसको कहीं से भी एक इलेक्ट्रॉन मिल गया ना, ये इसने एक ही लेके चुपचाप से बैठ जाना है, ठीक है। एक लेगा और चुपचाप से बैठ जाएगा। यहाँ पे डी शेल की बात इसलिए नहीं हो रही क्योंकि डी शेल जो है वो इनर ऑर्बिटल है, उसकी रिएक्टिविटी जो है बहुत बाद में आती है, उसको स्टेबल बहुत बाद में किया जाता है, पहले sp से शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 3p। एक इलेक्ट्रॉन कहीं से भी मिलेगा ये बैठ जाएगा आराम से। तो वो एक इलेक्ट्रॉन इसको कौन दे सकता है, इसके पास एक फालतू है, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन जो है एक्स्ट्रा पड़ा है, ये इसको दे देगा तो ये भी शांत होकर बैठ जाएगा। तो उससे क्या हुआ, इन दोनों ने मिल के बना लिया NaCl। सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया क्लोरीन को, ठीक है जी। सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया क्लोरीन को, जिससे क्या हुआ कि ओवरऑल तो जो हमारा कंपाउंड था वो न्यूट्रल बन गया, लेकिन जो सोडियम था उसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज और जो क्लोरीन था उसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। तो अब इस तरह से बन गए हैं हम लोगों के आयनिक कंपाउंड। इस तरह के कंपाउंड्स को आयनिक कंपाउंड बोला जाता है, जिनमें एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हो, एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हो। ये जो कंपाउंड हैं बहुत ही स्टेबल होते हैं और ऑलमोस्ट सॉलिड होते हैं, क्योंकि इनमें स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है जी। आज के लिए बस इतना ही। अब कल हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं या कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिखें, हम लोग आंसर करेंगे ज़रूर।